अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं दूसरा रुख और मैं इफ्तिखार शिराजी। प्रोग्राम के पहले हिस्से में जिक्र करेंगे महंगाई का, जिसका तूफ़ान थमने का नाम नहीं ले रहा और कहा यह जा रहा है कि महंगाई की जो शरह है वो इस वक्त बुलंद तरीन सतह पर पहुँच रही है। रोज़मर्रा अशिया की कीमतें आए रोज़ बढ़ रही हैं। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें भी मुल्क की तारीख में सबसे ऊपर चली गई हैं और इसी तरह बिजली गैस के नरखों में भी इजाफा हो रहा है, जबकि उसके साथ डॉलर्स, अगरचे पिछले दिनों में कुछ इस्तेकाम आया था जब सऊदी अरब की जानिब से पाकिस्तान के अकाउंट में कोई 3 अरब डॉलर की रकम रखी गई थी, लेकिन एक हफ्ते तक इस्तेकाम रहा और उसके बाद अब डॉलर मुल्क की बुलंद तरीन सतह पर गोया कि 178 से लेके 180 रुपये पर फ़रोख्त हो रहा है। ये चीज़ें किस तरफ जा रही हैं और हुकूमत क्या महंगाई के इस तूफ़ान को रोकने में कामयाब हो पाएगी कि नहीं पाएगी, इन दिनों सबसे अहम मौजू यही ज़ेर बहस है। और हम चाहेंगे कि एक्सपर्ट के साथ इस मामले पर गुफ्तगू करें और जानने की कोशिश करें कि बुनियादी महंगाई के बुनियादी मुहर्रिकात हैं क्या और हुकूमत की स्ट्रेटजी में वो कौन से फ्लॉज हैं जिनकी बायस पाकिस्तान में ये महंगाई का जो तूफ़ान है कुछ दीगर ममालिक के मुकाबले में ज़्यादा नज़र आ रहा है। मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर आबिद क़य्यूम सुलेरी साहब। आप इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं और SDPA के सरबराह हैं, और उनके साथ मौजूद हैं हारून शरीफ साहब। आप साबिक सरबराह हैं बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान के। दोनों मेहमानों का शुक्रिया। सबसे पहले मैं डॉक्टर साहब आप ही की तरफ आऊँगा, क्या कहेंगे सर इस महंगाई को लेके? तो ये बताएगा कि लोग अभी भी ना घबराएं और क्या ये कोई तूफ़ान थमने वाला है, या जो बताया जा रहा है कि शायद 2022 में भी लोगों को इसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा? क्या देख रहे हैं सर आप? देखिए शराइस साहब, घबराने से अगर कोई फायदा होता है तो मिलकर घबरा लेते हैं। मेरा ख्याल है कि घबराने से फायदा नहीं होगा। इस वक्त आपके बजट प्रोग्राम में भी आपको याद होगा मैंने कहा था कि महंगाई जो है वो इसी तरीके से बढ़ती चली जाएगी ये कोविड के दौरान। हाँ, अलबत्ता हुकूमत की उन स्ट्रेटजीज की तरफ देखना पड़ेगा कि हुकूमत परचेजिंग पावर बढ़ाने के लिए क्या इकदाम उठाती है, लोगों की कुव्वत खरीद बढ़ाने के लिए, या सोशल सेफ्टी नेट्स को किस कदर वो मुस्तहकम कर सकती है। जो महंगाई के इस वक्त फैक्टर है, आप डॉलर ही को ले लीजिए। डॉलर इस वक्त सेंटीमेंट्स पे चल रहा है। सऊदी अरब ने जो डेफर्ड पेमेंट पे ऑयल देने की जो पेशकश की थी, डॉलर रखवाने की जो पेशकश की थी, वो अभी तक मटेरियलाइज नहीं हो पाई। जब उसकी अनाउंसमेंट हो गई तो फौरी तौर पे बहुत से एक्सपोर्टर जिन्होंने के अपनी एक्सपोर्ट प्रोसीड जो थी वो नहीं ले रहे थे, वो उन्होंने मंगवानी शुरू कर दी पाकिस्तान में। लोगों ने जो एलसीज रोकी हुई थी वो खुलवाना शुरू कर दी। आपने देखा कि एकदम से रुपए की कदर में इजाफा हुआ, लेकिन एक हफ्ते के दौरान पता चला कि अभी तो सऊदी अरब से डॉलर्स आने हैं और वो अभी तक नहीं आए हैं। कल ही सऊदी हुकूमत ने इस बात का आदा किया कि वो अपनी पेशकश पे कायम है और बहुत जल्द वो डॉलर ट्रांसफर कर देंगे, लेकिन वो जब करेंगे तब करेंगे। तो तब तक जाहिर है कि सेंटीमेंट्स जो हैं वो रुपए के खिलाफ जा रहे हैं। तो एक हफ्ता हमने देखा कि रुपए की कदर में मुस्तहकम रही, फिर वो दोबारा से गिरना शुरू हो गई। दूसरा जो इसमें फैक्टर है वो IMF के साथ निगोशिएशन का है, जो कि बराह रास्त जियो पॉलिटिक्स से जुड़ा हुआ है। अफगानिस्तान की जो सिचुएशन है और उसमें पाकिस्तान का जो स्टैंड है वो चूंकि अमरीकी स्टैंड से मुताबिकत नहीं रखता, तो जब तक वो मुताबिकत नहीं रखेगा या जब तक अमेरिका को पाकिस्तान की दोबारा जरूरत नहीं पड़ती, आप देखेंगे कि फाटफ में भी पाकिस्तान को दुश्वारी का सामना करना पड़ेगा और IMF के साथ मुज़ाकरात भी शायद इतनी जल्दी कंक्लूड ना हो, तो उसकी वजह से भी रुपए पे प्रेशर जो है वो आ रहा है। तो ये सारे मिलके पाकिस्तान में इंपोर्टेड महंगाई को मजीद बढ़ा देते हैं। खा वो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हैं, वो गैस की कीमत है, वो खुर्दनी तेल है, तो ये वो फैक्टर है जो कि शायद आने वाले चंद माह में कवर नहीं होंगे। इसलिए इस वक्त बजाय इसके कि ये देखा जाए कि महंगाई बुलंद तरीन सतह पे पहुंची जो कि पहुंचती रहेगी, ये देखना पड़ेगा कि हुकूमत इस महंगाई को रोकने के लिए कि इसका असर जो है वो जो 40% लोअर और मिडिल इनकम अर्नर हैं हमारे अवाम, उन तक इसका असर कम से कम पहुंचे, उन इकदाम की तरफ देखना पड़ेगा। मुनासिब पॉइंट है। मैं हारून शरीफ साहब अक्सर आऊँगा, और जिस तरह डॉक्टर सुलेरी साहब कह रहे हैं उनकी गुफ्तगू से तो लग रहा है कि एक्सटर्नल फैक्टर ज़्यादा प्रीडोमिनेंटली पाकिस्तान में महंगाई के बायस बन रहे हैं। वो IMF के साथ मुज़ाकरात हो और कभी तक डिसीजन ना होना हो, या फिर ऑयल प्राइसेस दुनिया में बढ़ी हैं, या फिर वो कह रहे हैं कि अफगानिस्तान की सूरत हाल भी पाकिस्तान के अंदर डॉलर्स की कीमत को ऊपर ले जाने में वो अपना रोल प्ले कर रही है।
बट पाकिस्तान, आपको लगता है कि सिर्फ यही अवामिल हैं जिसकी वजह से महंगाई बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, या मैनेजमेंट के इश्यूज भी हैं, और पाकिस्तान के अंदर भी जिस तरह कहा जाता है कि होर्डिंग और दीगर अवामिल मिलकर भी एक इस महंगाई के अंदर एक बहुत बड़ा राइज लेके आए हैं? क्या कहेंगे सर आप? जी शुक्रिया शराइज सर। इस बात को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहली बात जिस पे आप लोग अभी गुफ्तगू कर रहे हैं वो तो ये है कि जब भी किसी मुल्क में पॉलिसीज का तसलसल नहीं होगा और बेयकीनी की फजा होगी तो लोग जो हैं वो कैपिटल को एसेट्स में कन्वर्ट करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको आपकी मईशत की सिमत नजर नहीं आ रही होती। ये जो हम बात करते हैं कि अभी IMF का फाइनलाइज नहीं हुआ, या हमने जहां से बाहर से सऊदी अरब से पैसे लेने थे, या कोई और चीज थी, जब इन चीजों के ऊपर ये चीजें मटेरियलाइज होती ना दिख रही हो तो लोगों के माइंड के अंदर एक फियर ऑफ अननोन आता है, जिसकी वजह से या तो वो डॉलर खरीदते हैं या सोना खरीदते हैं या फिजिकल एसेट्स ऐसे खरीदते हैं जिनको अगर जरूरत पड़े तो बेचा जा सके, ना कि वो लॉन्ग टर्म फिक्स्ड कैपिटल की तरफ इन्वेस्ट करते हैं। ये तो एक ओवरऑल फिनोमेना है कि पाकिस्तान को एक एतमाद की फजा बहाल करने के लिए अपनी कम्युनिकेशन को एक तो सच्चाई पर बेस करना होगा और दूसरा बहुत रेगुलर रखना होगा विद सम क्रेडिबल फेसेस, ना कि हर बंदा हुकूमत का इसके ऊपर कमेंट कर रहा हो। दूसरी चीज इसके अंदर जो बहुत अहम है कि आई अंडरस्टैंड कि ये जो एक ग्लोबल फिनोमेना है, कमोडिटीज की कीमतें बढ़ गई हैं, कोविड का इशू है, जो हमारी शिपमेंट की कॉस्ट और इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई है, उसका तो आएगा, लेकिन जो इसके अंदर जो फंडामेंटल फॉल्ट लाइन है कि हमारा इन्हिसार इसेंशियल्स का, जैसे हमारे एडिबल्स हैं, उनका इंपोर्ट पर क्यों होता जा रहा है। देखिए जिस भी मुल्क का इन्हिसार इंपोर्ट पर बढ़ता जाएगा, ये इकोनॉमिक फंडामेंटल की बात है, और एक्सपोर्ट उस हिसाब से कैच नहीं करेगी तो आप हमेशा उसकी करेंसी पर प्रेशर रहेगा, और उसकी करेंसी पर जब प्रेशर रहेगा तो ऑब्वियसली वो महंगाई में कन्वर्ट होता जाएगा। तो आई थिंक इस वक्त जो हुकूमत को स्ट्रेंथ देने की जरूरत है वो ये है कि हम जो फ्यूचर के लिए कर्जों से अपने रिजर्व्स बढ़ाने की बजाय हम उसमें फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट भी ला रहे हैं, हम एक्सपोर्ट अर्निंग को एम्बिशियसली बढ़ाना चाह रहे हैं, लेकिन उसके लिए जो कॉस्ट है वो कुछ लोगों को तो उसको नुकसान होगा जो पेटनेज के ऊपर आगे बढ़ रहे हैं, जिनका सियासी पार्टियों के साथ एक करोनी नेक्सस है। लेकिन अगर हुकूमत सबको खुश रखना चाह रही है तो मेरे हिसाब से इस वक्त खित्ते में हमारी महंगाई 40% बाकी ममालिक से जो ज्यादा चल रही है, खासतौर पे खाने पीने की अशिया की, वो बहुत कंसर्निंग है, और वो रिवर्स होती मीडियम टर्म में मुझे नहीं दिखाई दे रही। मुनासिब डॉक्टर साहब, यही नुकता मैं आप की तरफ लेके आऊँगा। आप भी बहरहाल इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के मेंबर हैं सर। हारून शरीफ साहब तो फरमा रहे हैं कि पॉलिसीज़ के अंदर तसलसल नहीं है, फिर कुछ ऐसे इकदाम हैं कि जो लिए जा सकते हैं बट गवर्नमेंट शायद कुछ लोगों को नाराज़ नहीं कर सकती, इसीलिए वो नहीं लिए जा रहे, और फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट के अंदर भी जो एक बैलेंस होना चाहिए वो भी मिसिंग है सर। तो अगरचे बड़ी बगलें बजाई जाती हैं कि शायद हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं वो कोई 26 अरब तक पहुंच गई, या इसी तरह कहा जा रहा है कि रेमिटेंसेस के अंदर बड़ा एक मुनासिब इजाफा हुआ, बट अगेन सर वो डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट या फिर जो एक बैलेंस क्रिएट करना चाहिए था इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के अंदर, वो तो हमें नज़र नहीं आ रहा सर। रादर करंट रिफॉर्म जो डेफिसिट है वो भी अब तो बढ़ता जा रहा है। जी, हारून साहब का तजिया जो है वो बड़ा साहिब है और उससे मैं मुत्तफिक हूँ, लेकिन वो मीडियम टू लॉन्ग टर्म होगा। अगर हम आज की महंगाई की बात करते हैं तो जाहिर है होना तो यही चाहिए कि हम बजाय इसके कि एडिबल ऑयल जो है वो इंडोनेशिया और मलेशिया से इंपोर्ट करने की बजाय अपना सोयाबीन और अपना पाम उगा रहे हों, उस पर हुकूमत वजह दे रही है एग्रीकल्चर ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिसी के तहत, लेकिन उसके नतायज अगले 2-3 साल से पहले नहीं आएंगे। इसी तरीके से पेट्रोलियम मसनूआत जो है उनसे असल तो अब यही है, और ये COP26 में भी ये डिस्कस हो रहा है ग्लासगो में, कि हम फॉसल फ्यूल को यानी कोयला, पेट्रोल और गैस इससे शिफ्ट कर जाएं सोलर एनर्जी पे, विंड एनर्जी पे, हाइडल एनर्जी पे, और पाकिस्तान सोलर से मालामाल है। लेकिन अगेन ये एक मीडियम टू लॉन्ग टर्म है। अगर हम आज की महंगाई की बात करते हैं तो आज की महंगाई तो इन चीज़ों को यानी पॉलिसीज तो इन पर देना चाहिए और हुकूमत को देना पड़ेगी। कोई भी हुकूमत जो है PTI की हो या कोई और हुकूमत हो, वो अफोर्ड नहीं कर पाएगी जितनी तेजी से
फॉसिल फ्यूल आगे बढ़ता चला जाएगा, उसकी कीमतें कार्बन टैक्सेस की वजह से, बाकी मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से। तो अल्टीमेटली आपको रिन्यूएबल की तरफ आना है, आपको पाकिस्तान को इंडिपेंडेंट बनाना है कि उनकी डिपेंडेंसी जो है इंपोर्ट पे वो कम हो। लेकिन ये मीडियम टू लॉन्ग टर्म की बातें हैं। जो पॉलिसी का तसलसल है उस पर भी कोई दो राय नहीं, वो बिल्कुल होना चाहिए। लेकिन अगेन आज का आपका जो इस वक्त जो व्यूअर है या जो एक आम शहरी है, वो तो ये जानना चाह रहा है कि सुबह उसको पेट्रोल जो है क्या वो सस्ता मिलेगा या नहीं मिलेगा, या उसको जो खाने पीने की अशिया है वो सस्ती मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। तो वो तो फिलहाल सस्ती होती हुई नजर नहीं आ रही है। चीनी जो है, चीनी एक उसमें एक्सेप्शन है। चीनी पे शुगर मिल्स जो हैं वो एक कार्टेल की शक्ल इख्तियार कर चुकी हैं। हर हुकूमत में उन्होंने फायदा उठाया, अभी भी वो फायदा उठा रही हैं। तो उस पर बात की जा सकती है कि वहां पे गवर्नेंस कैसे इंप्रूव की जाए कि शुगर को जो है शुगर मिल्स को कंट्रोल में लेके आया जा सके। लेकिन अदरवाइज जो बाकी चीजें हैं वो इसी तरह से महंगी हो रही हैं, और उस पर हमें ये देखना होगा कि हुकूमत जो है वो क्या इकदाम लेके आती है कि आम शहरी का कुव्वत खरीद जो है, या उसको टारगेटेड सब्सिडीज की जो बात कर रही थी या एहसास प्रोग्राम की जो बात कर रही थी, उनके जरिए किस तरीके से फायदा पहुंचाया जा सकता है। हारून साहब, इनफैक्ट मैं को दो तीन चीज़ें आपसे जानने की कोशिश करूंगा। एक तो आप सरमायाकारी बोर्ड के सरबराह रह गए हैं सर, लेकिन इस मुल्क के अंदर हमने तो अभी तक पिछले 3 वर्षों में कोई देखा नहीं है कि कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट कोई बड़ी आई हो। अगरचे मुल्क के अंदर अब सिक्योरिटी के हालात काफ़ी बेहतर हो गए हैं, और साथ में सर ये भी कि IMF की तरफ से तो कोई अच्छी डिमांड्स नहीं है। जाहिर सी बात तो ऐसी डिमांड्स है कि जो पाकिस्तान की मईशत किसके अवाम के ऊपर और बोझ डालेंगी। तो आपकी प्रोजेक्शन क्या है कि 2022 में महंगाई किस तरफ जाएगी? और फिर जो प्राइम मिनिस्टर साहब ने एक रिलीफ पैकेज का ऐलान किया है कि जो 6 माह के लिए होगा, आपको लगता है कि वो आवाम को कोई सहूलत देने में मददगार साबित होगा? सर 3 बातें मैंने पूछी हैं, आपका इस पर कमेंट चाहूँगा। जी, सबसे पहले आइए इन्वेस्टमेंट की तरफ। देखिए, पाकिस्तान की इन्वेस्टमेंट की GDP रेशियो तकरीबन 15% है और डिक्लाइनिंग ट्रेंड है, जो कि वरिष्ठम है। जैसे मैंने पहले अर्ज किया कि बहुत सी चीजों के सोल्यूशन एक्चुअली मीडियम टर्म है। आप शॉर्ट टर्म रिलीफ तो दे सकते हैं, लेकिन वो एक बबल होता है जो लास्ट नहीं करेगा। देखिए ना, अब अगर पाकिस्तान ने अभी सऊदी अरब से, जो कि बहुत खुशाइंद है, ताल्लुकात रिवाइव किए हैं, आपको और नाजरीन को याद होगा कि जब पहला साल था, जब पहली हुकूमत के साथ था, तो सऊदी अरब के शहजादा सलमान जो है वो तशरीफ लाए थे, और उन्होंने 21 अरब रुपए का एक इन्वेस्टमेंट का पैकेज भी अनाउंस किया। ऐसे ही सिमिलरली कतर ने भी किया था। जहां मेरी वरी है कि अभी हमने सिर्फ जो उनसे एक कर्ज का अरेंजमेंट रिवाइव किया है। अगर हमें चाहिए कि हम इन्वेस्टमेंट का पैकेज तो रिवाइव करें, क्योंकि वो लॉन्ग टर्म है, तय करता है, कर्ज तो कल को वापस करना होता है। तो उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट का क्लाइमेट था पहले 1-2 साल की, मैं कहता हूँ वो मिस्ड अपॉर्चुनिटी थी। इस वक्त कोविड की वजह से और अफगानिस्तान की अनसर्टेनिटी की वजह से मैं नहीं देख रहा कि कोई मेजर इन्वेस्टर इस तरफ आएगा। लेकिन हम अपने एसेट्स जो हैं, जो ऑलरेडी प्रॉफिटेबल कंपनीज हैं, स्टेट की हैं, उनके अंदर स्टेक बेच सकते हैं। उसके लेने वाले मौजूद हैं। लेकिन अगर आप देखिए 3 बरस में हम एक सर्विसेज इंटरनेशनल होटल लाहौर भी प्राइवेटाइज नहीं कर पाए। तो मैं ब्यूरोक्रेसी की कैपेबिलिटी टू अंडरटेक ये ट्रांजैक्शन को बड़ा मेजर सवालिया निशान समझता हूँ। अगर आप 3 साल में एक होटल नहीं बेच सकते तो फिर आप ये कैसे ट्रांजैक्शन करेंगे? तो मेरा जवाब ये है कि उसकी कैपेसिटी बढ़ाइए और इन्वेस्टमेंट को एज ए प्रायोरिटी बना के कुछ एसेट्स को डिसइन्वेस्ट कीजिए। दूसरा आपका जो इससे आपने IMF की बात कर रहा हूँ सर। जी, IMF की बात की है। देखिए, IMF का एग्रीमेंट जो था उसके अंदर हमें 1 साल की कोविड की वजह से छूट मिली। उसकी वजह से हमने एक इंसेंटिव पैकेज दिया जिसका बहुत अच्छा रिटर्न आया। लोगों ने एक ग्रोथ दिखाई, लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग में भी आई। लेकिन जो भी संजीदगी से इकोनॉमी को देख रहा था, हमें सबको नजर आ रहा था कि यही वो छूट खत्म होगी और दोबारा से बेल्ट टाइटनिंग की तरफ जाना होगा, क्योंकि ये कंजम्पशन बेस्ड ग्रोथ जो है वो इकोनॉमी को ओवरहीट कर रही थी। अब जो उसकी कंडीशंस हैं, वो किसी भी हुकूमत के लिए जो इलेक्शन की तरफ जा रही हो उसको एक्सेप्ट करना बहुत मुश्किल।
क्योंकि वो तो बात कहेंगे कि आप खर्चा भी घटाएं, आप इन्फ्लेशन को कंट्रोल करें, आप इंटरेस्ट रेट की शरह भी बढ़ाएं। तो ये चीजें इनके लिए सियासी तौर पर अब मुश्किल से मुश्किल होती जाएंगी। लेकिन जो मैं अर्ज करना चाह रहा हूँ, कुछ वेवर्स मिल सकते थे, लेकिन वेवर्स जो है वो सियासी बुनियादों पर मिलते हैं, ताकि हमारा बड़े शेयर होल्डर अमेरिका के साथ डिप्लोमेटिक टर्म्स में क्या रिलेशन है, और वहां पर मुझे अभी वो वेवर मिलते दिखाई नहीं दे रहे। तो मुश्किल सूरत हाल है, इसलिए ये अनाउंसमेंट अभी आ नहीं पा रही। मुनासिब। और इनफैक्ट दोनों मेहमानों से जो एक रिलीफ पैकेज सर अनाउंस हुआ है और कहा जा रहा है कि पॉपुलेशन की एक अच्छी जो तादाद है वो इससे फ़ायदा उठाएगी, अगर जो 6 माह के लिए, आपको लगता है कि वो उससे लोगों को रिलीफ मिल पाएगा? देखिए, रिलीफ की जहाँ तक बात है, मेरा ख्याल है उसमें जो हमारे हिस्टोरिक गवर्नेंस इश्यूज हैं वो उसको अफेक्ट करते रहेंगे, लेकिन कुछ ना कुछ लोगों को फायदा बहरहाल होगा। अगर हम ये कहें कि 100% जो गवर्नमेंट की इंटेंशन है वो वाकईतन आवाम तक मुंतकिल हो जाएंगी, तो वहाँ पे सवालिया निशान खड़ा हो जाता है। हर हुकूमत ने जो भी नेक नीति से जब भी रिलीफ पैकेज देने की कोशिश की, हमने देखा रमजान पैकेज की चीजें जो हैं वो बाहर फरोख्त हो रही होती हैं। इवन जो अर्थक्वेक के अफेक्टेड थे उनके लिए जो इमदाद जाती थी वो तक बाहर फरोख्त हो रही होती थी। यूटिलिटी स्टोर्स का सामान बाहर आ रहा होता है। तो ये जो हमारे इंटरनल इश्यूज है, जो इनहेरेंट इश्यूज हैं, वो इसको डेफिनेटली अफेक्ट करेंगे, लेकिन जाहिर है कि इसका कोई ना कोई पॉजिटिव इफेक्ट जो है लोगों की कुव्वत खरीद पे वो होगा। अरुण साहब, क्विकली आपके कमेंट इसके ऊपर। जी, मेरा क्विक कमेंट ये है जी कि रिलीफ पैकेज, टारगेटेड सब्सिडी इस वक्त की जरूरत है, पूरी दुनिया में हो रही है, लेकिन हमें मारूजी हालात देखने हैं कि हमारा सबसे बड़ा मसला जो है इन पैकेजेस को और इकोनॉमिक ग्रोथ को सस्टेन करना है। क्योंकि जिस मुल्क के अंदर प्रेशर आ रहे हो, आप इसको सस्टेन लॉन्ग टर्म नहीं कर पाते। लॉन्ग टर्म का, मीडियम टर्म में इसका हमें, जब तक हम रिफॉर्म नहीं करेंगे इकोनॉमी का स्ट्रक्चर और हमारी आमदनियों का लेवल कंसिस्टेंट 5-6 साल 7% पर नहीं बढ़ पाएगा, तो इस तरह के पैकेजेस को हम नहीं सस्टेन कर पाएंगे। हाँ, गवर्नेंस के इश्यूज मुझे दिखाई देते हैं एक तो, लेकिन अभी बिल्कुल ठीक है कि आप लोअर इनकम को टारगेट कर रहे हैं, दे रहे हैं, लेकिन मेरी वरी है जो सफेद पोश है, जिसकी फिक्स्ड इनकम है, उसके ऊपर प्रेशर इस वक्त जो लोअर मिडिल क्लास है बहुत बढ़ता जाएगा, जिससे डिसकंटेंट बढ़ती चली जा रही है। लेकिन मैं आखिर में ये कहना चाहूंगा कि पाकिस्तान के मसाइल का हल जो है उनसे डिनायल में जाना नहीं है। हमें 3-4 मेजर फैसले सब सियासी जमातों को करके एक मार्केट को सिम्प देनी पड़ेगी कि हम स्ट्रक्चर को ऐसे बदल रहे हैं और हम इस तरह नॉलेज इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, एग्रीकल्चर को बढ़ा रहे हैं, इंडस्ट्री को इस तरह बढ़ाएंगे। जब तक वो सिम्प नहीं नजर आएगी, गैर यकीनी की सूरत हाल रहेगी और लोग बड़ी शॉर्ट टर्म पोजीशन लेंगे, ना कि हमारे मुल्क में लॉन्गर टर्म कॉन्फिडेंस। बहुत शुक्रिया, बड़ी अहम बात किया अरुण साहब ने, और आबिद क़य्यूम सुलेही साहबानों का शुक्रिया। यकीनी तौर पे एक तसलसल के साथ, एक डायरेक्शन के साथ आगे बढ़ना पड़ेगा, तभी जाके पाकिस्तान की माशी मुश्किलात हल होंगी। नाज़रीन, एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद आएंगे, जिक्र मुश्किलात का ही होगा, लेकिन वो सियासी मंजरनामे पे हुकूमत वक्त को पार्लिमान में अगरचे अपोजिशन के जाने से टफ टाइम मिल रहा था, आप इत्तेहादी भी उनसे रूठे नाराज़ नज़र आ रहे हैं। ऐसे में क्या कानून साजी हो पाएगी, जो इमरान खान सोच के बैठे हैं। एक छोटे से ब्रेक के बाद गुफ्तगू करते हैं। प्रोग्राम में एक बार फिर खुश आमदेद। नाजरीन, हुकूमत को पार्लिमान के अंदर कानून साजी करनी है, और उसको लेके अपोजिशन ने तो तहरीक इंसाफ की हुकूमत को टफ टाइम देने का फ़ैसला कर लिया है। और यही वजह है कि पिछले दिनों कुछ बिल थे जो पेश करने थे हुकूमत ने, लेकिन अददी अक्सरियत न होने की वजह से कौमी असम्बली में वो बिल टेबल नहीं हो सके। अब ऐसे में कि जब अपोजिशन ने भी सफ़े बांध ली हैं और हुकूमत के इत्तेहादी भी उनसे अब नाराज़ नज़र आ रहे हैं, वो MQM पाकिस्तान हो, वो काफ लीग हो, या GDA से भी कुछ आवाज़ें उठ रही हैं कि वो हुकूमत के साथ कुछ ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं है। तो ऐसे में वो नैब कवानीन में तरामीम हो या फिर इलेक्शन रिफॉर्म्स हो, क्या हुकूमत इस सारे मामले को बेहतर अंदाज में पूरा कर पाएगी?
और क्या जो इत्तेहादियों के तहफ़्फ़ुज़ात हैं उनको दूर करने के हवाले से भी हुकूमत को कामयाबी होगी कि नहीं। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है इकबाल मोहम्मद साहब, आप सीनियर रहनुमा हैं MQM पाकिस्तान के। इकबाल साहब कुछ बताइएगा, क्या स्ट्रेटजी है MQM पाकिस्तान की, बिलखुसूस जो 2 बिल हैं वो नैब कवानीन के अंदर तरामीम हो या फिर इलेक्शन रिफॉर्म, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की बात की जा रही है। कुछ इस हवाले से आप भी तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं या MQM ने अभी कोई फैसला नहीं किया और आप अपनी पोजीशन लेंगे आने वाले दिनों में? की बात की है तहरीक इंसाफ से जो भी हमारा मुआहिदा हुआ था, हम एलाइज पार्टी है और हमने यही कहा था कि आखिर दम तक हम एलाइज रहेंगे, मगर बहुत से तहफ़्फ़ुज़ात जो हैं हमारे भी हैं और तमाम स्टेक होल्डर्स को जब तक आप साथ लेके नहीं चलेंगे उस तरीके से, अगर कोई बिल आ रहा है जैसे इलेक्ट्रॉनिक मशीन का मामला आ गया, ये कोई छोटा मामला नहीं है कि इसके ऊपर आपने पहले से ब्रीफिंग देनी चाहिए थी तमाम सब चीज को, ताकि और दूसरी चीज ये उसमें ये कहा जाता है कि ये हैक नहीं होती, दुनिया की कौन सी ऐसी मशीन नहीं है जो हैक नहीं होती। अभी आपके सामने SBR का पूरा वो सारा हैक हो गया था। फिर इसके अंदर जो है तमाम लोगों को जो ब्रीफिंग देने की बात जहां तक आया आपने इंजीनियरिंग काउंसिल से बड़े बड़े इंजीनियर्स बैठे हुए, एक्सपर्ट बैठे हुए, उनसे इस मशीन के बारे में अगर आप इस तरीके से कह के कि जी ये हम बिल ला रहे हैं और ये मशीन के वो जो है इस तरीके से वो नहीं होता। हमारी पार्टी ने खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई ने भी, अमीनुल्लाह की जो राब्ता कमेटी की तमाम इसके ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात थे कि जब तक, क्योंकि देखें जब तक हम MNA हैं और जिस तरीके से वो किया कि आम आदमी को तो समझ में नहीं आएगी क्या चीज है कि आप उसको वो करने के बाद के उसको किस तरीके से समझाएंगे। अभी आप देखें जो इलेक्शन का प्रोसेस है जो है उसके अंदर लोगों को समझाना पड़ता है कि भाई ये निशान है, इस तरीके से वोट डालना जाके। अब उसके ऊपर मशीन के लिए एक मैं समझता हूँ कि चले पढ़ा लिखा आदमी तो थोड़ा बहुत समझ जाएगा, मगर जो बिल्कुल ही मैं शहर की बात कर रहा हूँ, गांव देहात में तो पता नहीं क्या हो जाएगा उसमें। तो जब तक वो समझ नहीं तो इकबाल साहब मैं आपकी गुफ्तगू से ये समझूं कि अभी तक आपने इस बिल पे हुकूमत की हिमायत ना करने का फैसला किया है, गोया कि आपकी गुफ्तगू से इस बात को अखज़ किया जा सकता है। देखिए हमने इस बिल के ऊपर तहफ़्फ़ुज़ात किए और वो हुकूमत का काम है कि आप हमारे तहफ़्फ़ुज़ात को क्लियर करें तमाम स्टेक होल्डर्स को। और सबसे बड़ी चीज ये देखिए, ये काम इलेक्शन कमीशन का है, इलेक्शन कमीशन इलेक्शन कराती है। अब इलेक्शन कमीशन के भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं उसके अंदर, तो जो कराने वाले हैं, जो इलेक्शन सारा प्रोसेस जिनके हाथ में, जो तमाम चीजें, फिर आपको एक लंबा प्रोसेस चाहिए। फिर इलेक्शन कमीशन जो आप आम इलेक्शन के अंदर जो प्रिजाइडिंग अफसर हैं, जो पोलिंग अफसर हैं, वो सही तरीके से ट्रेन नहीं होते, तो ये इनको ट्रेन करने में कितना, फिर इसके ऊपर अरबों रुपए का खर्चा है। तो ये तमाम चीजें जो है ना, जब तक के तमाम लोग मुतमईन न हो जाए, तमाम सियासी जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो एलाइज पार्टियां हैं, वो मुतमईन होंगे तो उसके ऊपर सारी चीजें होंगी। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम जब तक इस चीज के ऊपर वो नहीं हो सकते तो उसको हम कैसे कर देंगे जी आंख बंद करके तो नहीं। देखे बहुत सारे चीजें ऐसी बिल्कुल मेरा हुकूमत से शिकवा है कि बहुत सारे बिल ऐसे आते हैं, बहुत सारी चीजें ऐसी आती है कि हमें बाद में पता लगता है कि ये हो रहा है। तो आप एलाइज पार्टी को तो कम से कम एतमाद में लेना। देखें अच्छे बुरे वक्त में हम आपके साथ खड़े हुए होंगे, बिल्कुल होंगे, मगर इस तरीके से नहीं चल सकता। रुकने कौमी असम्बली PTI रमेश कुमार साहब भी हमारे साथ हैं। रमेश कुमार साहब, आप इकबाल मोहम्मद साहब की गुफ्तगू सुन रहे हैं। सर, वो हमारा तो ख्याल ये था कि शायद इलेक्शन कमीशन और अपोजिशन जमातें मोतरज़ हैं जो आप करने जा रहे हैं, आपके इत्तेहादी ये गिला कर रहे हैं सर कि कोई उनसे पूछता नहीं है, कोई मुशावरत नहीं होती, कोई ब्रीफिंग नहीं दी जाती और कहा जाता है कि इस बिल की हिमायत करें। वो कह रहे हैं ऐसे तो नहीं होने वाला। देखिए इफ्तिखार साहब, मैं समझता हूँ कि दो बिल इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे एक एहतसाब का बिल है नैब रिफॉर्म के हवाले से और दूसरा है इलेक्शन रिफॉर्म के हवाले से जी। और ये दोनों बिल जो है इसके ऊपर इत्तेहादी क्या के सारी अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टी का भी कंसेंसस होगा तभी बेहतर होगा। नहीं तो माजी से लेके 2002 से मैं इलेक्शन लड़ता हुआ आ रहा हूँ, हर इलेक्शन के ऊपर हारने वाला जो है उसको कहता है कि मेरे साथ धांधली हुई, और इलेक्शन कमीशन की या उसके प्रोसेस की इतनी क्रेडिबिलिटी होती नहीं है कि जो धांधली का इल्जाम लगाता है और उसको ऐसे ही झुटला जा सके।
तो इस तरह से 2017 इलेक्ट्रोल रिफॉर्म आया, कुछ बेहतरी आई। मैं समझता हूँ अब अगर 2022 रिफॉर्म आए या 21 रिफॉर्म आए तो कंसेंसस के साथ आता है तो वो बेहतर है। और डॉक्टर साहब आपकी नीयत भी अच्छी होगी, शायद कानून भी आप अच्छा बनाने जा रहे हैं, लेकिन अपने इत्तेहादियों को तो पूछ लेना सर, वो गिला करते हैं कि हमें बताते भी नहीं आप। देखिए ये बिल जो है वो आज नहीं आया है, 4 महीने पहले आया है। और ये बिल आने के बाद पहले नेशनल असेंबली में आया, फिर सेनेट में गया है, और सेनेट में आने के बाद जो है जब सेनेट ने नहीं पास किया तब ये ज्वाइंट सेशन के लिए मूव हुआ है। तो मैं समझता हूँ यहाँ पे सिर्फ अगर गवर्नमेंट की बात की जाए कि गवर्नमेंट ने कंसेंसस डेवलप नहीं किया तो फिर मैं समझता हूँ अपोजिशन क्या इत्तेहादी यही रहनुमा थे, यही कादरी साहब थे, यही एमकेएम थी, यही चीमा साहब थे जो आज कह रहे हैं कि ये बिल जो है वो ऐसे हुआ तो नेशनल असेंबली में पास क्यों किया गया? नेशनल असेंबली में ये सारे लोग मौजूद थे और सभ्यतारियों ने पास किया था। आज इकबाल साहब कुछ कहना चाह रहे हैं डॉक्टर साहब को? डॉक्टर साहब अपनी बात सही कह रहे हैं, बात जगह इनके भी इख्तलाफात। मैं ये कहूंगा कि ये मशीन कब हम डिस्प्ले की गई, इसका कोई तमाम डेमो पेश किया गया, ये नहीं होता है कि ताकि ये पूरी असेंबली के अंदर आपको इलेक्शन कमीशन जो है, आप इलेक्शन कमीशन मुतमईन नहीं है तो मैं समझता हूँ जो कराने वाले हैं अगर जब तक उनकी आपको क्लियरेंस नहीं मिलेगी तो आप किस तरीके से इसको वो कर सकते हैं। वो कह रहे हैं इलेक्शन कमीशन की अप्रूवल जरूरी है। डॉक्टर साहब इफ्तिखार साहब ये बात नहीं है, और आपको पता है कि इकबाल भाई भी मेरे भाई हैं, जिगरी दोस्त हैं, और बात सिंपल में ये है कि टाइम की बात है, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के अंदर जो है ये मोड़ आते रहते हैं कि सही चीज या गलत चीज के बिलों को नहीं देखा जाता है, वो पॉलिटिकल मूव देखे हैं कि पॉलिटिकल मूव क्या हो रही है, सियासी हालात क्या जा रहे हैं, इन्फ्लेशन क्या जा रही है, फिर ये सारे इश्यूज जो है वो इत्तेहादी भी लेकर आ जाते हैं और अपोजिशन भी लेकर आ जाते हैं। मगर मैं समझता हूँ ये टाइम बीइंग जो है वो थोड़ा सा इन चीजों के ऊपर डिले हुआ है। ये अच्छा हुआ, बेहतर हुआ है कि अब इसको दोबारा एक रिव्यू करके और कंसेंसस करके अगर पास किया जाएगा तो इसमें बेहतरी है। लेकिन अगर इकबाल साहब हम ये अज्यूम कर लें कि हुकूमत इस मामले पे कुछ ज्यादा आपको ब्रीफिंग नहीं देती, एतमाद में नहीं लिया जाता, और जो जिस तरह के तकाजे आप कर रहे हैं, तो फिर क्या हम तसव्वुर करें कि एमक्यूएम इस मामले में एक तो वोट नहीं करेगी लेकिन हुकूमत कैसा रहेगी? देखिए मेरी बात सुने, इसके ये चीज दूसरी चीज आपसे सबसे बड़ी चीजें जो आपके सामने इस वक्त मुल्क को दरपेश है, महंगाई का तूफान आया हुआ है, डॉलर 178 से ऊपर चला गया है, आपका पेट्रोल महंगा हो रहा है और अभी फिर आ रही है कि पेट्रोल और महंगा होगा, क्योंकि पहले अब ये इलेक्ट्रॉनिक मशीन हो गई, ये बिल हो गई, ये अपनी जगह चलते, कम से कम अवाम के मसाइल जो हैं, हम तो अवाम के लोग हैं, अवाम में बैठते हैं, अपने दफ्तरों में बैठते, वहां पे रोजमर्रा की चीजें जिस तरीके से महंगी होती जा रही है, लोगों के एक वक्त की रोटी खाना मुश्किल है। इसके ऊपर सबसे बड़ा जोर हुकूमत को करना पड़ेगा कि इसके लिए कम से कम ये हो कि लोग जो है सुकून का सांस ले सके। इस इलेक्शन रिफॉर्म्स को तो लेके तो आप उस बिल पे आपके तहफ़्फ़ुज़ात है, लेकिन जो नैब कवानीन में तरामीम है उस पे एमक्यूएम पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है कि हुकूमत दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रही है और उस बिल के ऊपर आप हिमायत करेंगे या उस पर भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं आपके? देखिए उसके ऊपर राब्ता कमेटी का एक अहम इजलास हो रहा है, उसके ऊपर राब्ता कमेटी के खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई कन्वीनियर हैं हमारे, और सारे राब्ता कमेटी के 30 अरकान बैठ के इसके ऊपर मशावरत करके वो फैसला करेंगे। इंशाल्लाह जो भी होगा वो मेरा ख्याल है आपके सामने आ जाएगा, आवाम के सामने आ जाएगा। दुरुस्त। और कुछ ये भी जानना चाहेंगे कि पिछले दिनों में एक कलअदम तंजीम के ऊपर से पाबंदी हटाई गई और उसके बाद अब एमक्यूएम पाकिस्तान की जानिब से भी तकाजा किए जा रहे हैं कि उनके दफातर खोले जाएं, तो इस हवाले से भी आपकी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से बात हुई है या आने वाले दिनों में कोई एमक्यूएम का वफद जाएगा और इस तरह की गुफ्तगू करेगा कि जो पाकिस्तान के अंदर दफातर एमक्यूएम पाकिस्तान के जो बंद? आने वाले दिनों में हमारे कन्वीनर खालिद मकबूल सिद्दीकी भाई और राब्ता कमेटी के अरकान मुलाकात होगी, उसके ऊपर उसमें मेरा ख्याल से ये तमाम इश्यूज के ऊपर भी बात होगी। लेकिन डॉक्टर रमेश कुमार साहब ने भी हमें दोबारा ज्वाइन किया। डॉक्टर साहब, इनफैक्ट अब आपने जॉइंट सेशन तो मुअख्खर कर दिया, लेकिन अब क्या उम्मीद रखी जाए कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत अपने इत्तेहादियों को
और साथ में आपने स्पीकर ऑफिस से अपोजिशन को भी एंगेज किया हुआ है इन कवानीन को पास कराने के हवाले से, तो कामयाबी होती हुई नज़र आ रही है और इस हवाले से आपको कुछ यकीन दहानियाँ इत्तेहादियों से बिलखसूस को मिल चुकी हैं? और साथ में ये भी बताइएगा कि अपोजिशन ने भी कोई पॉजिटिव रिस्पांस किया है या आपको लगता है कि उस तरफ से कोई ताउन नहीं मिलने वाला? देखिए इफ्तिखार भाई, मैं जो समझता हूँ कि ये सही लेजिस्लेशन के लिए, पॉजिटिव जो भी लेजिस्लेशन हो, मुल्क के लिए हो, निजाम के लिए हो, उसके लिए कभी भी टाइमिंग को पॉलिटिकल पार्टीज को नहीं देखा जाना चाहिए। मगर हर वक्त जो पॉलिटिकल पार्टीज जो माजी से भी जो है सीखी नहीं है, और आदमी माजी सीखने के लिए होती है, वापस दोहराने के लिए नहीं होती है। आपने माजी में भी, मैं हमेशा बताता हूँ कि जब 62, 63 की अमेंडमेंट के लिए आसिफ जरदारी साहब ने मियाँ साहब को बोला, तो मियाँ साहब ने बोला अभी आसिफ साहब फंसा हुआ है तो मैं क्यों करूं। फिर जब मियाँ साहब फंसा तो आसिफ साहब ने कहा कि अब मैं क्यों करूं। अभी इस वक्त नैब की हवाले से जितनी भी जो है वो ऑर्डिनेंस की चीजें हैं, सारी चीजें वही है जिसके ऊपर सारा दिन जो है शोर मचाती है अपोजिशन। आज जब वो चीजें हुकूमत ने अपने कंधे के ऊपर डाल के और ये अमेंडमेंट की है, तो अभी ये सारे अपोजिशन के लोग कहते हैं कि अब आइंदा बारी जो है वो गवर्नमेंट की पीटीआई की है और इस वजह से वो कर रहे हैं, हमने तो भुगत लिया, हम इसकी अमेंडमेंट क्यों करें, सपोर्ट क्यों करें। सेम जो है वो इलेक्टोरल रिफॉर्म के हवाले से कि हम गवर्नमेंट को क्रेडिट क्यों दें। मैं समझता हूं कि इन चीजों के ऊपर टाइमिंग की बात नहीं करें, अच्छी लेजिस्लेशन के लिए जाएं। अब आपका जो क्वेश्चन है कि क्या ये चीज पॉसिबल होगी, कंसेंसस होगा या नहीं होगा, मैं समझता हूं अगर कंसेंसस मुल्क की बेहतरी इसमें है कि कंसेंसस हो, अगर मुल्क की बेहतरी नहीं होगी तो कंसेंसस नहीं होगा। और पाकिस्तान में हमेशा पॉजिटिव मूवमेंट जो है वो कम होती है, हमेशा हर लेग पुलिंग ज्यादा होती है। हर पॉलिटिकल पार्टी दूसरी पॉलिटिकल पार्टी को एक क्रेडेंशियल देने के लिए तैयार नहीं होती है। ये 18th अमेंडमेंट पता नहीं कैसे गुलदस्ता बन गया जिसके अंदर टोटल पॉलिटिकल पार्टीज यूनानिमसली बैठ गई, नहीं तो पाकिस्तान की हिस्ट्री में कभी ऐसा नहीं हुआ। डॉक्टर साहब आखिर पे ये पूछना चाहूंगा, जो नाराजगी है इत्तेहादियों को, कि किसी के इशारे पे तो नहीं हो रही या खुद ही नाराज हो रहे हैं, क्या लग रहा है आपको? वैसे जो एक परसेप्शन डेवलप हुई है, जो परसेप्शन डेवलप हुई है 20 नवंबर के नोटिफिकेशन वाली, इस हवाले से मैं समझता हूं कि अपोजिशन ये समझती है कि अब वो चीज नहीं है, मगर मैं समझता हूं ये चंद दिनों के बाद ये भी जो है ना वो चीज इनको पता चल जाएगा और अपोजिशन और गवर्नमेंट के अंदर अपना इत्तेहादियों के और गवर्नमेंट के बीच में जो इत्तेहाद है वो कंटिन्यू रहेगा और मुझे उसमें कोई शक नहीं। बहुत शुक्रिया दोनों मेहमानों का। इसी पे आज का शो खत्म, इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।